जय हिंद दोस्तों। आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आँख के भीतरी सतह को क्या कहा जाता है। तो दृष्टि पटल कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? तो रेटिना कहते हैं, याद रखना है। और किसी भी वस्तु का जब प्रतिबिंब आँखों पे कहाँ पे बनता है तो यही रेटिना पर ही बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा जी, इसने क्या बोला कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन जब सिलियरी मांसपेशिया होता है उस प्रतिबिंब को क्या करता है? वह सीधा कर देता है। और ये रेटिना, और चूंकि आंख में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। तो रेटिना और लेंस के बीच की अगर दूरी पूछा जाएगा तो 2 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 20 मिलीमीटर होती है, याद रखना है। ठीक है। उसी तरह से अगर बात करेंगे आंखों में, तो इस तरह से आंखों में क्या होता है कि 4 तरह की बीमारियां होती है। जैसे कि एक निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा दूर दृष्टि दोष होता है, तीसरा जरा जरा बिंदुकता होती है और चौथा अबिंदुकता होती है। अब बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु क्या है? हमें दिखाई नहीं देती है। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होती है? दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन निकट निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। जबकि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? जिसमें निकट और दूर दोनों ही प्रभावित होता है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और अबिंदुकता क्या होती है? उसमें क्षैतिज जो होती है, हॉरिजेंटल, वह सही सही दिखाई देता है, लेकिन उदाग्र जो होता है, वर्टिकल, वह दिखाई नहीं देता। यानी कि सामने से कोई वस्तु को, चीज को देखेगा तो वह सीधा सीधा दिखाई देगा, लेकिन अगर ऊपर की तरफ ताकेगा तो जैसे चिड़िया वगैरह, पक्षी या एरोप्लेन वगैरह, उसको साफ साफ उतना नहीं दिखेगा। ऊंचाई का सही से वो अंदाजा लगभग नहीं लगा सकता है। उसी तरह से निकट दृष्टि दोष के जो मतलब होता है, उच्चार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि जरा दृष्टि दोष के लिए अब जो उसको बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अबिंदुकता के लिए क्या होता है? सिलेंड्रिकल लेंस, यानी कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बात यहाँ देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष जो होता है ये होता क्यों है, आखिर इसका क्या कारण हो जाते हैं। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में होने के जैसे है, निकट इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो इसका रेटिना का पहले ही बन जाता है, इसका मतलब क्या है? नेत्र के गोलक की लंबाई का बढ़ जाना और फोकस दूरी का घट जाना, लेंस की मोटाई जो है वो भी बढ़ जाता है। ऐसे स्थिति में क्या होती है? इसको दूर करने के लिए ही अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के जब पीछे बनता है तो नेत्र गोलक की लंबाई क्या हो जाता है? घट जाती है। लेंस की मोटाई क्या हो जाती है? कि पतली हो जाती है। और उसके अलावा जो होती है, फोकस दूरी का बढ़ जाता है। यही होता है। तो उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक बात करेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम दूरी कहाँ पे होती है? तो अधिकतम दूरी अनंत होती है, क्योंकि हम अधिक से अधिक अनंत तक की वस्तुओं को हम लगभग देख लेते हैं। उसी तरह से बात करते हैं अगर उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस में जो होता है उसका मतलब वो बीच में मोटा होता है या किनारे पे पतला होता है, और अवतल लेंस होता है उसका बीच में पतला होता है और किनारे पे मोटा होता है। लेकिन उत्तल लेंस में क्या है कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब में बनता है। जबकि जो अवतल जो एथी है लेंस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक ही, यानी कि आभासी ही प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ बनते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आखिर उत्तल को अभिसारी क्यों कहते हैं? अभिसारी इसलिए कहते हैं क्योंकि अनंत से आने वाली किरणों को एक जगह अभिसरित कर देती है। अभिसरित यानी कि केंद्रित फोकस कर देती है, इसीलिए उसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। जबकि अवतल लेंस क्या होती है? अनंत से आने वाली किरणों को मतलब बिखेर देती है, वो फैला देती है, इसके लिए उसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल गेट्स है वह माइक्रोसॉफ्ट का है स्वामित्व है। यही बिल गेट्स है जिसने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है। कहाँ पे पड़ता है मुख्य रूप से? यह तो मिस्र वाला क्षेत्र में पड़ता है। आखिर ये नील नदी मतलब निकलती कहाँ से? ये तो ये अफ्रीका के जो मध्य में है, जो विक्टोरिया झील है, वहाँ से निकलती है और उत्तर दिशा की ओर गमन मतलब एथी करते हुए, बहते हुए या भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये संसार की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। जबकि सबसे चौड़ी नदी की अगर बात की जाएगी तो वह है अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ब्राजील वाला लगभग क्षेत्र में पड़ता है। तो अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? तो लैगोविल फेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। याद रखना है, एक अमेजन जो नदी है उसमें जिस जंगल से होकर मतलब गुजरती है, उसे एक जंगल भी है, उसी के नाम से जाना जाता है, अमेजन का जंगल।
जिसको धरती का क्या कहा जाता है, धरती या पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि लगभग 15 से 20% ऑक्सीजन वो अकेले ही अति करता है। जबकि संसार में सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है तो वही अमेजन के जंगल में ही देखने को मिलती है। तो इस तरह से सबसे लंबी नदी में नील नदी हो गया, और अगर बात किया जाएगा सबसे चौड़ी नदी में तो अमेजन नदी हो गया। उसी तरह से अगर गहराई की दृष्टि से देखा जाएगा तो सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो कांगो या जायडे नदी जिसको कहा जाता है, जो क्या करता है, विषुवत रेखा को यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जबकि एक लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा को वो 2 बार काट देती है। उसी तरह से भारत में एक कर्क रेखा है, उसको माही नदी 2 बार उसको काटती है। उसी तरह से अगर बात करेंगे तो नदी में तो ये हो गया सबसे गहरी वाला में। सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो वो डी नदी है, याद रखना। वो भी कहाँ पे है, तो अमेरिका में स्थित है। उसी तरह से अगर भारत में बात की जाएगी तो सबसे लंबी नदी तो देख रहे हैं कि आपको गंगा नदी है, और लेकिन अगर जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी में गोदावरी हो जाती है। जबकि दक्षिण की गंगा कही जाएगी तो कावेरी नदी हो गई, और दक्षिण गंगा या फिर बूढ़ी गंगा कहा जाता है तो गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। उसी तरह से एक नदी में भारत का जो है नदी के बीच में द्वीप बन गया है, जो कोई असम में पड़ता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। कौन सा है, माजुली द्वीप है, ठीक है, माजुली द्वीप है, जो उसको क्या मतलब जैविक हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उससे एक और संसार का सबसे छोटा सा नदी द्वीप है जो कि उमानंदा है, उसको मोर की धरती के नाम से भी जाना जाता है। ये सब याद रखना है। और मिस्र की बात करेंगे तो मिस्र की राजधानी जो काहिरा है, यूरोप और एशिया का जंक्शन कहा जाता है, और ये खजूर उत्पादन में सबसे अग्रणी है। और साथ ही साथ जो मिस्र की जो है वह झंडा है, वह मतलब संसार की सबसे पुरानी झंडा में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवंशम के लेखक कौन है, तो रघुवंशम के लेखक क्या है, ये कालिदास है, ठीक है। तो ये रघुवंशम है, मेकाग्नि मित्रम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी हुई है कालिदास ने। इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसी की तरह से भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा ये कालिदास संस्कृत के विद्वान कवि थे, किनके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में रहते थे, जो गुप्त वंश का शासक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे बड़ा विक्रमादित्य के उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति के रूप में माना जाता है। तो ये कालिदास थे, धनवंतरी थे, और बहुत सारे लोग उसके दरबार में रहा करते थे। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में जो चीनी यात्री जो था वह फाहियान आया हुआ था, जिसने फूको की किताब लिखा हुआ था। जबकि जो ह्वेनसोंग था वो हर्षवर्धन के दरबार में आया हुआ था, उसने CU की नाम का पुस्तक लिखा हुआ था, याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से नरसिंहवर्मन प्रथम के जो पल्लव वंश का शासक था, नरसिंहवर्मन प्रथम, उसके भी दरबार में एक चीनी यात्री आया था, हुआ तुआंग, ठीक है, उसका नाम था हुआ तुआंग, उसने भी उसके दरबार में आया हुआ था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय में जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत क्या है, तो बाणभट्ट द्वारा लिखी हुई हर्षचरित्र है। तो हर्षचरित्र के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट ही है। हर्षवर्धन की अगर बात करेंगे तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया हुआ था। इसने जब जिस वर्ष बैठा था उसी वर्ष इसने एक कैलेंडर भी जारी किया हुआ था, हर्ष कैलेंडर, याद रखना है, कितना, 606 ईस्वी में हर्ष कैलेंडर इसने चलाया हुआ था। इसके अलावा जो हिजरी संवत है 622 ईस्वी में चला था, जबकि दीन इलाही संवत 1583 ईस्वी में अकबर ने चलाया हुआ था। उसी तरह से अगर विक्रम संवत की बात करेंगे तो 58 ईसा पूर्व में जानी जाती है, शक संवत 78 ईस्वी में देखा जाता है, ठीक है। और ये हर्षवर्धन की अगर बात करते हैं तो ये हर्षवर्धन जो है ये नर्मदा नदी के तट पे जो था पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। तो जिसने पुलकेशिन द्वितीय ने इस हर्षवर्धन को हराया था तो उसने परमेश्वर की उपाधि धारण किया हुआ था। और वही फिर पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, वो मतलब पल्लव वंश के जो शासक थे दक्षिण भारत में, उसको महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था, तो उससे उसने कांची कोंड का उपाधि धारण किया हुआ था। साथ ही साथ दक्षिणापथ का स्वामी भी मतलब पथ का उसने भी उपाधि धारण किया हुआ था। लेकिन वही जब फिर उसके बाद में महेंद्र वर्मन के मरने के बाद उनका बेटा नरसिंह वर्मन प्रथम बैठा था, तो वही पुलकेशिन द्वितीय ने फिर दोबारा उस पर आक्रमण किया था उसके राजधानी कांचीपुरम पे, तो वह उससे मतलब हार गया था। और ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने उसको वातापी तक ले जाकर उसको उसकी ही अपनी राजधानी तक लेकर गया हुआ था, ठीक है। और वहां से उसने उसको मतलब हरा कर उसको मार दिया था। और उसने भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि लिया, इसलिए क्योंकि उसने बोला था कि मेरे पिता के समय तुमने मेरी राजधानी क्षेत्र में कांचीपुरम में आके युद्ध किया हुआ था, जिसके पश्चात तुमने कांची कोंड का उपाधि लिया था, तो हम भी तुम्हारी राजधानी वातापी कोंड में तुमको आज हम हराते हैं, और अब हम भी वातापी कोंड का उपाधि लेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करते हैं तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देखते हैं।
कि प्रेयरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। तो उत्तर अमेरिका में जो घास के मैदान ये होते हैं उसको प्रेयरी कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका वाला घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, ठीक है। और उसी तरह से अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को उसको डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला श्रीलंका वाला घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। एशिया और यूरोप वाला क्षेत्र को स्टेपीज कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। जबकि अफ्रीका के वाला घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, और जो दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र में मिलता है जिसे वेल्ड कहा जाता है। उसी तरह से भारत में भी घास का मैदान है, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और जो सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है वो, और जबकि उत्तराखंड में उसको बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक पूछताछ जो कि घास का मैदान है जो कि हंगरी में देखने को मिलती है, ठीक है। और कंपोज हो गया, ये ब्राजील वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। उसी तरह से चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, तो ये चाइना है, याद रखना है। तो 1 नंबर पे चाइना आता है और 2 नंबर पे हम लोग का भारत आते हैं, ठीक है। अगर भारत में बात करेंगे तो गेहूं के उत्पादन में कौन सा 1 नंबर पे है, तो यूपी है, याद रखना है कौन सा है, यूपी है। जबकि प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो वह क्या है, वह पंजाब है, याद रखना है, प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब है। उसी तरह से गेहूं में अगर पाए जाने वाले प्रोटीन की बात करेंगे तो उसमें ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि चावल में क्या कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ग्लोबिलिन प्रोटीन पाई जाती है। उसी तरह से मांसपेशिया में मायोसिन प्रोटीन, और हड्डी में ओसिन प्रोटीन, और दूध में क्या केसिन प्रोटीन होता है। खून में क्या होता है, हिपेरिन होता है, फाइब्रिनोजन, ये सब प्रोटीन होता है। नाखून, बाल वगैरह जो जानवर के खुर वगैरह होता है उसमें कीरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है, तो बर्जीलियस है। हमें 20 तरह के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 हमारा शरीर खुद से निर्माण कर लेता है, जबकि 10 क्या होते हैं, बाहर से संश्लेषण उसका होता है, ठीक है। और जो 20 अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं प्रोटीन, प्रोटीन का जो मुख्य तत्व होते हैं, याद रखना है वह कौन सा होता है, तो वह नाइट्रोजन ही होता है, ठीक है। और आगे आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ पे हुआ था, तो जापान में हुआ था। ये एशिया की बात कर रहा है, ठीक है। अगर यूरोप के मतलब पूरे विश्व में माना जाएगा तो सबसे पहले यूरोप में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, याद रखना है, औद्योगिकरण हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करेंगे जापान की राजधानी जो टोक्यो है, कौन सा द्वीप पर बसा हुआ है, तो होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है, याद रखना है। और जो हिरोशिमा है वो भी होन्शु द्वीप पर ही बसा हुआ है, जबकि नागासाकी क्यूशु द्वीप पर बसा हुआ है। अमेरिका और जापान को उगता हुआ सूरज का देश भी कहा जाता है, जबकि डूबता हुआ सूर्य का देश को ब्रिटेन को ही कहा जाता है, ठीक है। और अगर बात करेंगे ये इसका जापान की, तो जापान पे आपको याद ही होगा अमेरिका ने इसमें 2 परमाणु बम गिराए हुए थे। जो एक पहला जो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिरा था, उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। उसका नाम रखा गया था लिटिल मैन, ठीक है, लिटिल बॉय। उसके अलावा जो दूसरा बम गिरा था 9 अगस्त 1945 को, उसका नाम रखा गया था फैटमैन। उसमें जो है प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता था। प्लूटोनियम उसका परमाणु भार होता है 239, जबकि परमाणु संख्या 94 होती है। और यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होती है, और जबकि उसका जो होती है परमाणु भार जो होता है उसका यूरेनियम 235 होता है, ठीक है। और इसके अलावा है जो जापान पे जो को मतलब एथियो था होमियो होरी ही, तो उसने आत्मसमर्पण इसमें कर दिया था। जो तो 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा था, जबकि 18 अगस्त को ही वह का मुआयना करने के लिए देखने के लिए गए थे सुभाष चंद्र बोस, तो उनकी फार्मोसा द्वीप पर मृत्यु हो गई थी। हालांकि इसकी पुष्टिकरण अभी तक नहीं देखने को कहीं पे मिलता है, ठीक है, कि उनकी मृत्यु उसी द्वीप पर हुई थी कि या फिर कहाँ पे वह लापता हो गए थे, ठीक है। और अगर बात करेंगे इसका और भी जापान के बारे में, तो लगभग इतना जापान के बारे में इतनी है। जबकि हमने बात किया है परमाणु बम का, याद है, ठीक है। तो परमाणु बम आखिर होता कैसे है, तो परमाणु बम याद रखना है वो नाभिकीय विखंडन के श्रृंखला पे आधारित होती है। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक हल्का सा नाभिक क्या होता है, 2 हल्के, एक भारी नाभिक क्या होता है, 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, तो उसे ही नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यूरेनियम जो है वह 92 है, वह क्रिप्टन 36 और बेरियम 56 में उसमें परिवर्तित हो जाता है। 3 अन्य न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। फिर ये 3 अन्य न्यूट्रॉन अन्य फिर मतलब 3 को उत्पन्न करते हैं। तो 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, इस तरह से श्रृंखला अभिक्रिया में बढ़ती जाती है। तो याद रखना नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे परमाणु बम बनते हैं, जबकि नाभिकीय संलयन के आधार पे क्या होते हैं, वह हाइड्रोजन बम बनता है। याद रखना मतलब जो संलयन की अभिक्रिया होती है, जो संलयन की अभिक्रिया पे ही ये हाइड्रोजन बम बनती है, जो कि 1000 गुना परमाणु बम से विनाशकारी होता है। याद रखना है नाभिकीय संलयन होता क्या है, उसमें क्या होता है कि जो 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ये 2 हल्के नाभिक जो होते हैं वह एक मतलब अब संलयन में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन के ही समस्थानिक होते हैं, वह हीलियम में बदल जाते हैं। और उसमें भी हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं, तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यही 2 होते हैं जो हाइड्रोजन के समस्थानिक जो कि हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी तरह से सूर्य वगैरह में, तारे में जितनी भी ऊर्जा का स्रोत है सभी के सभी नाभिकीय संलयन पे ही आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यही लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो शैवाल की उपस्थिति के कारण ही होता है। जबकि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाती है, तो फाइकोलॉजी कहलाती है। जैसे कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाती है, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, शैवाल और कवक को ही आप मतलब ये थी संजीवी को क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, लाइकेन वहाँ पे सूचक क्या होता है, वायुमंडल का वह सूचक होता है। जैसे कि जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादातर मात्रा में होती है वहाँ पे लाइकेन का पौधा उगता नहीं है। उसी तरह से अगर शैवाल की बात करेंगे तो ये शैवाल क्या होती है, मतलब मतलब स्वपोषी होती है, अपना भोजन स्वयं ये प्रकाश संश्लेषण करके बना लेती है। ठीक है, और ये जो शैवाल है याद रखना है कि जो शैवाल होता है, जो कोलोडोला नाम का शैवाल होता है, उसमें अंतरिक्ष में हमें ले जाया जाता है। किस लिए, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा भोजन में खासतौर से ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, और अगर बात करेंगे इस तरह से शैवाल के बारे में, तो शैवाल जो होता है इसमें जो भोजन रहता है उसमें सेलुलोज के रूप में संचित रहता है। जबकि हमारे भोजन में अंतिम रूप से क्या चाहिए, ग्लूकोज की मात्रा में हमें उपस्थित चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अगर लाल रंग की बात करेंगे तो वायुमंडल के भी 7 रंग होते हैं, जिसमें से लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, उसका लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और जबकि बैगनी रंग का सबसे कम होता है, 3900 उसमें एंगस्ट्रॉम होता है। तो लाल रंग से अगर अधिक तरंगधारे वाला अगर कोई रंग होता है तो वह उसे अवरक्त कहते हैं, इंफ्रारेड कहते हैं। ठीक है, और उसी तरह से अगर बैगनी रंग से जिसका कम तरंगधारा है उसे पारा बैगनी कहते हैं। बैगनी से कम वाला को पारा बैगनी, अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है। ठीक है, जो कि हमें स्किन कैंसर के लिए ज़्यादातर जिम्मेवार होती है। ठीक है, अगर बात करेंगे उसी तरह से अगर लाल रंग का तो उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जबकि उसका जो प्रकीर्णन क्या होती है सबसे कम होता है, इसीलिए हमें काफ़ी दूर तक दिखाई देती है। उसी तरह से इसका अगर मतलब विचलन देखा जाए तो विचलन कम होता है, जबकि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, यानी कि आधार की ओर ज़्यादातर वह झुक जाती है। और याद रखना है जो भी है दृश्य किरणें, जिसे हम विग्योर कहते हैं, उसकी खोज करता न्यूटन ने किया हुआ था। जबकि औरत किरण की खोज हर्शल ने किया हुआ था। उससे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है एक्सरे का। ठीक है, उससे ज़्यादा होता है तरंगदैर्घ्य लघु रेडियो तरंग का, जिसने थी वो हॉर्ज ने किया हुआ था। जबकि दीर्घ रेडियो तरंग का मार्कोनी ने किया हुआ था। याद रखना, जब प्रकाश जब पृथ्वी पे आती है तो वह दीर्घ रेडियो थी लघु रेडियो तरंग के रूप में आती है। जब इधर से परावर्तित होती है तो दीर्घ रेडियो तरंग में बदल जाती है, लेकिन इसलिए वह वायुमंडल के CO2 के एथी के कारण से परतों के द्वारा वह वापस नहीं जा पाती, इसलिए पृथ्वी क्या होती है, हमें गर्म महसूस होती है। ठीक है, और अगर बात करेंगे बैगनी से नीचे वाला का, तो पारा बैगनी के उसको खोज करता है रीटर था, उससे कम होता है तरंगदैर्घ्य एक्स किरण का, उसका रोएंटजेन है। और उसके बाद गामा किरण है, उसको हेनरी बेकुरल ने खोज किया हुआ था। और चलिए ठीक है, उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि दामोदर घाटी में कोयला जो है वह रानीगंज, बोकारो और झरिया में पाया जाता है। तो ये रानीगंज है कहाँ, तो याद रखना है रानीगंज पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जबकि बोकारो ये झारखंड में पड़ता है, और झरिया ये भी झारखंड में ही पड़ता है, याद रखना। जबकि दामोदर घाटी को क्या कहा जाता है, इसको जैविक मरुस्थल के भी नाम से जाना जाता है। और उसी तरह से दामोदर जो नदी है उसको पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, जबकि बिहार का शोक में कोसी नदी को जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे कोयला शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखना है। तो कोयला जो है यह कोयला मतलब होता है, जो कोयला 4 तरह की मुख्य रूप से कोयला होती है। सबसे अच्छा तरह का जो कोयला हो एंथ्रासाइट कोयला होता है, दूसरा बिटुमिनस कोयला होता है जिससे मुलायम कोयला कहा जाता है, चौथा और तीसरा जो होता है एल्ची होता है, जो एक और लिग्नाइट कोयला होता है जिससे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। सबसे खराब जो है वह पीट कोयला है, याद रखना है। कौन सा सबसे खराब, पीट कोयला है, उसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा धुआं उसमें से निकलती है। जबकि कोयला क्या है वह अवसादी चट्टाने में देखने को मिलती नहीं, बल्कि वहीं से ही कोयला को निकाला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। आखिर ये राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1900 याद रखना है, इसकी 1952 में स्थापना हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको NDC कहते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, तो केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को, ठीक है, और केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को, और जो ये थी आकलन वगैरह जो थी की जाती है नीति आयोग के द्वारा, तो उसको सेतु के रूप में कार्य करता है। ठीक है, याद रखना राष्ट्रीय विकास परिषद। अध्यक्ष तो हो गए मोदी, मतलब प्रधानमंत्री ही होते हैं, जैसे वर्तमान में अभी नरेंद्र मोदी जी है, जो कि अभी 15वें नंबर के। ठीक है, और अगर बात करेंगे इसका कि इसके और भी अन्य सदस्य कौन होते हैं, तो सभी राज्य के जो है मुख्यमंत्री है उनके सदस्य होते हैं, याद रखना है। और इसके अलावा जो नीति आयोग के जो सभी सदस्य होते हैं वह भी इसी राष्ट्रीय विकास परिषद के ही अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संख्या दी जाती है, याद रखना है। और किस व्यक्ति ने कहा था सुपर कैबिनेट, तो याद रखना है के संथानम ने बोला था राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के रूप में संज्ञा दिया हुआ था। उसी तरह से अगर यहाँ पे शब्द आया हुआ है प्रधानमंत्री, तो
तो प्रधानमंत्री का संविधान में कितना अनुच्छेद में चर्चा देखने को मिलती है, तो याद रखना है अनुच्छेद जो ऐसे तो देखने को है तो 74 अनुच्छेद ये कहता है कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान यानी कि मेन कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री होती है। उसी तरह से 75 में है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। जबकि 76 अनुच्छेद में है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और उसी तरह से 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य वगैरह के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री ही है जो कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में क्या है, कड़ी के रूप में सेतु की तरह कार्य करते हैं। सेतु से कुछ आपको याद आ रहा होगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को सेतु के रूप में कार्य करने वाला अगर कोई वंश था वह तो सातवाहन वंश ही था। उसी तरह से अगर बात करेंगे नदी के आधार पर तो नर्मदा नदी भी है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत में आपस में जोड़ देती है। उसी तरह से कर्क रेखा भी है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ती है। उसके अलावा अगर प्राचीन समय में भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर भारत जो था वह अंगारा लैंड का भाग था, जबकि दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीपीय पठार वह गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, जबकि अंगारा लैंड उत्तर की ओर घसक गया। ठीक है, उत्तर की ओर घसक गया था। और अगर बात करेंगे इसमें तो जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में दक्षिण भारत से उत्तर भारत में अगर भक्ति काल में देखा जाए तो जो रामानुजाचार्य थे उन्होंने इसमें इसको प्रचार करके आगे बढ़ाया हुआ था। और उसी तरह से अगर जब चूंकि आ गया कर्क रेखा था, कर्क रेखा देख लेते हैं भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो वह है गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसमें से जो है मध्य प्रदेश उससे सबसे ज्यादा होकर गुजरती है। उसी तरह से एक मकर रेखा है जो कि ऑस्ट्रेलिया को लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। याद रखना आखिर कर्क रेखा होती है कैसा, तो वह 23.5 डिग्री जो उत्तर जो विषुवतीय रेखा से होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होती है वह उसे मकर रेखा कहा जाता है। उसके अलावा 66.5 डिग्री जो उत्तर की ओर होती है विषुवतीय रेखा से उसको आर्कटिक रेखा भी कहा जाता है, जबकि दक्षिण वाला को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। जबकि 90 डिग्री उत्तरी को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, दक्षिणी वाला को दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन वगैरह से काफी विषय वस्तु से आगे निकल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का जो है वह चलन मतलब कब हुआ था, तो 1862 ईस्वी में हुआ था कागजी मुद्रा का। जबकि भारत में रुपया का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में उसने ढाला हुआ था। याद रखना है। ठीक है, और अगर 1862 से कुछ और भी आपको याद होगा हाई कोर्ट की स्थापना मतलब इसमें हुआ था, जैसे कि कलकत्ता हो गया और मद्रास हो गया और मुंबई हो गई थी ना 1862 में हुआ था। जबकि इलाहाबाद 1866 में हुआ था, जबकि पटना जो हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। और मुद्रा से कुछ आपको याद आ रहा होगा, सबसे पहले मतलब भारत ज्यादातर सोना की मुद्रा भारत में सबसे पहली बार हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था, जबकि गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्का जारी किया हुआ था, लेकिन उतना शुद्ध नहीं था। जबकि कुषाण वंश के शासकों ने शुद्ध सोना का सिक्का जारी किया हुआ था। ठीक है, जबकि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाती है, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो नए कहाँ पे हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। याद रखना है। और ये कब हुआ था, तो ये 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें से अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, उस दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी कि 2 दिन के बाद हुआ था। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में अगर बात किया जाए तो SC मुखर्जी थे। और जो तीसरा जो अधिवेशन हुआ था तो वह 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को ही प्रस्ताव मतलब जो प्रस्तावना जो अभी वर्तमान में देखने को मिलता है वह प्रस्तावना जो था और मतलब वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जिसको 22 जनवरी अगले साल यानी कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना ही संविधान का मुख्य रूप से क्या है, अंग है, या मतलब सॉरी संविधान का देखा जाए तो एक दर्पण है, शीशा है और संविधान का हृदय कहा जाता है। जबकि अगर अनुच्छेद अगर प्रस्तावना का न पूछ करके डायरेक्ट अगर पूछ दिया जाएगा कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो वो अगर 32 अगर अनुच्छेद में पूछा जाएगा कि 32 अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, किस व्यक्ति ने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर ने कहे हुए थे। इसके अलावा अनुच्छेद जो 19 है, स्वतंत्रता का अधिकार, जो क्षेत्र की स्वतंत्रता दी गई है उसको भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन वह किस व्यक्ति ने कहा था, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे हुए थे। जबकि प्रस्तावना में अगर बात करेंगे तो समानता में 2 तरह की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की है। जबकि स्वतंत्रता की बात करेंगे तो इसमें 5 तरह के दिया गया है। जबकि मौलिक अधिकार में 6 तरह की स्वतंत्रता है, इसमें 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। उसके अलावा जो होती है न्याय, 3 तरह के न्याय दिया गया है, धार्मिक राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय और उसके अलावा इसके अलावा वो सामाजिक, तो सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक, ये तीनों न्याय याद रखना है, वो फ्रांस के ही लिया गया है। ठीक है, और अगर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था, तो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। कौवा संविधान संशोधन के तहत, इसको तो याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। किस समिति के आधार पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था। वैसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 गो जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की बात कहा गया था उसमें, लेकिन इसमें 10 जोड़ा गया था। ठीक है, अभी वर्तमान में देखा जाए तो कितना है, 11 है। ठीक है, 11वां है, जो कि एक शिक्षा का अधिकार को इसमें जोड़ दिया गया है। और याद रखना है कि कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें जोड़ दिया गया था। आखिर ये मौलिक कर्तव्य, और वैसे ये मौलिक कर्तव्य या फिर इसको मूल कर्तव्य कह सकते हैं, किस देश से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया। भाग कितना है, भाग कितना में जोड़ा गया है, तो इसको भाग 4 के क में रखा गया है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51 के क में इसको रखा गया है। हालांकि मौलिक कर्तव्य एक व्यक्ति के ऊपर ही, मतलब इसको दायित्व को दिया गया कि एक व्यक्ति का भी इस देश के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य होनी चाहिए। ठीक है, वह इंदिरा गांधी के समय के ही जस्ट बाद ये ठीक लाया गया था, जिसकी आंतरिक अशांति के आधार पर जो हुआ था वो 1975 में जो तीसरा आपातकाल जो भारत में लगा था, तो उसी समय इस बात का हुआ था कि हाँ कि आंतरिक अशांति क्यों आ गया, तो आने वाले समय में एक व्यक्ति भी अपना कर्तव्य का सही ढंग से अगर पालन वगैरह करेंगे तो इस तरह से ऐसी भी दोबारा स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए इसको स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे, जबकि ये मूल संविधान में, याद रखना है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, जबकि मौलिक अधिकार यह अमेरिका से लिया गया अनुच्छेद 12 से 35 तक देखने को मिलती है। ठीक है, तो मूल संविधान में 0 था मूल कर्तव्य, जबकि 1976 में इसमें 10 था। और 2002 से जो हुआ था उसमें शिक्षा का जो लाया गया था, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, तो उसमें ये टोटल 11 को हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे बड़ा यानी कि चौड़ा, सबसे भारत का तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि भारत का सबसे बड़ा यानी कि चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, जो गया गढ़सप्पा शरावती नदी पे है, और ये कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा भी है, साथ ही साथ यह सबसे चौड़ा भी है जलप्रपात है। आखिर ये जलप्रपात होता कैसे, जब नदी पहाड़ के ऊपर से सीधे एकदम मतलब जमीन पे गिरती है तो हचाक से ना ऊपर से, तो वह झरना के रूप में, तो जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में झरना ही कह देते हैं, तो वह जलप्रपात होता है। उसी तरह से अगर नदियाँ की बात करेंगे तो जहाँ से वह निकलती है उसे उद्गम क्षेत्र कहते हैं, और पहाड़ों पे कुछ दूरी तक वह समतल में चलती रहती है, तो उसे मतलब छोटा मोटा गड्ढा उड्ढा वगैरह रहता है, उसे छिपरिका का निर्माण करता है, और उसके बाद जब गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण करता है। और जहाँ पे गिरता है वहाँ पे गड्ढा कर देता है, उसको अवनमन कुंड कहा जाता है। जब ये मैदानी भाग से चलता है तो इस आकार की घाटी बनाता है, और अगर बीच में कहीं पे रुकावट आ जाती है, यानी कि उसमें धारा में ज़्यादा प्रवाह रहता है, तो उसी आकार की घाटी क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है, तो बगल में क्या हो जाता है, गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। गोखुर यानी कि गाय के खुर के समान वह बन जाता है, तो उस तरह से एक झील का निर्माण होता है, गोकुड़ झील का। और ये मुहाने पे जब पहुंचती है तो वहाँ पे वह डेल्टा का निर्माण करती है। वैसे डेल्टा जो होती है काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल को है जो मतलब सुंदरवन का डेल्टा है, उसमें अति होता है, जिसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन अगर देखा जाए संसार में सबसे ज़्यादा तो वही पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन डेल्टा में मिलता है, और वहाँ पे एक वृक्ष भी है, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा का जो है अगर प्रतिशत, मैंग्रोव वन का प्रतिशत देखा जाए तो 42% के साथ 1 नंबर पे आता है, जबकि 2 नंबर पे है वह कक्ष के रन वाला जो है मैंग्रोव वन गुजरात वाला देखने को मिलता है, जबकि अंडमान निकोबार में मैंग्रोव वन की प्रतिशत लगभग 12% है। तो याद रखना है, सुंदरवन वाला में 42% है, जबकि ये 12% के साथ अंडमान और निकोबार का है। और अगर उसी तरह से अगर बात करेंगे तो, और एक पंछी आकार का डेल्टा का भी निर्माण करती है, जो कि उत्तर अमेरिका में है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी, वो पंछी आकार का डेल्टा का निर्माण करती है। जब जो नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वह एस्चुअरी का निर्माण करती है, यानी कि ज्वार नदमुख होती है। आखिर एस्चुअरी होता है कैसे, तो जो किनारे पे जब जाकर मुहाना पे जब गिरती है तो उसके दोनों तरफ से क्या होती है कि पहाड़ होती है, जिसकी वजह से सारे कचरे जो गाड वगैरह होते हैं सभी के सभी मतलब ढकेल कर पानी के द्वारा वो लेकर समुद्र में चला जाता है, उसे ही ज्वार नदमुख कहा जाता है। जबकि डेल्टा जो होता है वह और इसी तरह से एगो हाल फिलहाल में न्यू मूड जो एगो द्वीप का निर्माण हो गया है, वह भी डेल्टा, वह भी भारत और बांग्लादेश के मुहाने वाला क्षेत्र पे हो गया है। तो ये था कि सबसे बड़ा और चौड़ा जलप्रपात जो ये गढ़सप्पा जलप्रपात, जब से सबसे अधिक ऊंचाई मतलब ऊंचा जलप्रपात की अगर बात की जाए तो वह है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि वराही नदी पे है, वह भी कर्नाटक में ही स्थित है। जबकि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे बनाता है, वह मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में बनाता है, जबकि बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे बनाता है, जबकि वह मध्य प्रदेश में है। उसी तरह से हमारे डिस्कशन वीडियो देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलते हैं, ठीक है, जय हिंद।